तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। और आज हम बनाने वाले हैं एरे के कुछ एग्जांपल्स और साथ ही उसमें अप्लाई करेंगे कुछ फिजिक्स एनिमेशन, ताकि एनिमेशन के बारे में आपको धीरे धीरे पता लगे। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मैं अभी तक ब्लेंडर पे 18 एपिसोड बना चुका हूं, जिसमें मैंने टूल्स और मॉडिफायर्स को कवर किया है। इस समय अभी मॉडिफायर की क्लास चल रही है और एरे पे मैं अभी तक 3 एपिसोड बना चुका हूं। अगर आपने मेरे पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल वेब फॉर क्लिक पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले कुछ इस तरह की फिजिक्स एनिमेशन बना के देखते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने ब्लेंडर पे। यहाँ पे हमारे पास है एक कैमरा, एक क्यूब और एक लाइट। कैमरा और लाइट की हमें ज़रूरत नहीं है तो इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। इस क्यूब को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। मॉडिफायर्स वाले टैब पे चलेंगे और यहाँ पे हम एरे अप्लाई कर लेते हैं। एरे अप्लाई करने के बाद हमारे पास में ये टैब आ जाएगा। इस टैब के सारे फंक्शन, सारे सारे फीचर्स मैं पहले ही अपने सारी वीडियो में कवर कर चुका हूँ, तो उनको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। फिलहाल में मैं रिलेटिव ऑफसेट से थोड़ा सा गैप मेंटेन कर लेता हूँ 1.01, ताकि इनके बीच में हल्का सा गैप मुझे यहाँ पे दिखाई दे। और काउंट बढ़ा के मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 7। तो ये हमारे सामने कुछ क्यूब आ चुके हैं 7। इस तरह की एरे मैं अपनी पुरानी वीडियो में भी बना चुका हूँ। तो उसी तरीके से यहाँ से सबसे पहले इसको डुप्लीकेट करेंगे। जैसे ही हम इसको डुप्लीकेट करेंगे हमारे सामने 7 नई कॉपीज बन के आ जाएंगी। लेकिन ये कॉपी मुझे वाई एक्सिस पे चाहिए, यानी ग्रीन वाले एक्सिस पे। तो मैं इनको सिर्फ यहाँ से सेलेक्ट करूंगा और इसमें जो एक्स एक्सिस पे मेरी वैल्यू है उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और उसको यहाँ पे कर देता हूँ 0। उसके बाद मैं इसको डालता हूँ वाई में, और जैसे ही मैं इसको वाई में डाल के एंटर मारूंगा आप देखेंगे कि मेरा क्यूब अब एक्स डायरेक्शन की जगह पे वाई डायरेक्शन में जा चुके हैं। अब मुझे एक क्यूब ऊपर की तरफ और चाहिए, तो इसमें मैं सिंपली यहाँ से डुप्लीकेट करूंगा। आप देख रहे हैं कि अब ये वाई वाली डायरेक्शन में जा रहा है। तो मुझे क्या करना है, इसमें वाई से कॉपी करना है और इसको यहाँ पे 0 करना है और इसे पेस्ट करना है जेड वाली डायरेक्शन में और एंटर करेंगे। एंटर करते ही मेरा जो क्यूब है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो ये था हमारा एरे। अब चलते हैं एनिमेशन पे। एनिमेशन अप्लाई करने से पहले मैं ये जो एनिमेशन का टैब है इसको हल्का सा ऊपर कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस क्यूब को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ये सारी सारी चीज़ों को यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। अब मेरे सारी मॉडिफायर इसमें अप्लाई हो चुके हैं, लेकिन इसमें सारे के सारे क्यूब मेरे इसमें अटैच्ड हैं। इस टैब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टार्टिंग और एंड ये मेरे फ्रेम हैं। इन फ्रेम को चाहूँ तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। अभी मेरा ये 250 पे सेट है तो मैं इसको 250 पे ही सेट कर देता हूँ। इस एनिमेशन के बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मेरी एनिमेशन यहाँ पे दिखाई देने लगेगी और जो जो चेंजेस मैं एनिमेशन में करूंगा वो यहाँ पे प्ले करके देख सकता हूँ। तो फिलहाल के लिए अभी चलते हैं हम एनिमेशन की तरफ। सबसे पहले हम इसमें इस्तेमाल करेंगे फिजिक्स एनिमेशन। तो फिजिक्स एनिमेशन इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास में एक टैब है यहाँ पे, फिजिक्स प्रॉपर्टीज। ये टैब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस टैब पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के टैब दिखाई देंगे। इंट्रोडक्शन के लिए मैं बता दूं कि ये हमारे फिजिक्स एनिमेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमारे आसपास की जितनी भी तरह की हम नेचुरल डिजास्टर या नेचुरल एनिमेशन देखते हैं इन टैब की मदद से बना सकते हैं। और जितनी भी नेचुरल चीज़ें होती हैं जैसे पानी का गिरना या फिर किसी भी सॉलिड का ऊपर से नीचे गिरना, ये सारी की सारी एनिमेशन हमारी फिजिक्स एनिमेशन के थ्रू कंट्रोल होती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम रिजिड बॉडी एनिमेशन का इस्तेमाल करेंगे। इसमें जो अलग-अलग टैब हैं वो अलग-अलग तरह की एनिमेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि क्लॉथ टैब है। जितने भी सिल्क एनिमेशन और कपड़े से रिलेटेड जितनी एनिमेशन है वो हमारी क्लॉथ टैब में कंट्रोल होती हैं। जितना भी हमारा पानी से रिलेटेड एनिमेशन है वो हम फ्लड में कंट्रोल करते हैं। जितनी भी हमारी ठोस चीज़ों से रिलेटेड एनिमेशन है वो हम रिजिड बॉडी में इस्तेमाल करते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं रिजिड बॉडी का इस्तेमाल करूँगा और ये सारे के सारे टैब आपको वन बाय वन बड़ी डिटेल में समझाएँगे। अभी आप देख रहे हैं कि मैंने एरे की मदद से इस क्यूब को बनाया और इस क्यूब के अंदर मेरे पास बहुत सारे छोटे-छोटे क्यूब मौजूद हैं जो इससे जॉइंट हैं। अब मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो मैं ये रिजिड बॉडी जो फिजिक्स है वो इस क्यूब पे अप्लाई कर दूं और उसके बाद मैं इसको सेपरेट करूं,
या फिर मैं इस क्यूब में ये छोटे-छोटे क्यूब सारे सेपरेट कर लूँ, तब मैं इसको रिजिड बॉडी को यहाँ पे इस्तेमाल करूँ। दोनों ही कंडीशन में रिजल्ट अलग-अलग आने वाला है, तो मैं इस क्यूब का डुप्लीकेट ले लेता हूँ, शिफ्ट डी और वाई एक्सिस पे इसको आगे बढ़ा देते हैं। अब हमारे पास 2 क्यूब हैं और दोनों ही कंडीशन को हम इस पे एप्लीकेबल करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस क्यूब को लेंगे, उसको थोड़ा-सा ऊपर कर लेते हैं और इस क्यूब को सेपरेट करने से पहले ही हम इसमें रिजिड बॉडी को अप्लाई कर देते हैं। इस टैब को थोड़ा-सा बड़ा करेंगे और जैसे ही मैं इसमें रिजिड बॉडी को अप्लाई करूँगा, आप देखेंगे कि इसमें नीचे की तरफ एक रिजिड बॉडी का टैब बन के आ चुका है। अब अगर मुझे ये रिजिड बॉडी टैब यहाँ से डिलीट करना है तो मुझे कुछ नहीं करना, दोबारा से मैं इस रिजिड बॉडी पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये जो छोटा-सा कट का सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करने पे ये वापस मेरा रिजिड बॉडी यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं इस पे क्लिक करके इसमें अप्लाई कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं इसमें रिजिड बॉडी अप्लाई किया और मैं इस एनिमेशन को अगर प्ले करके देखूँगा तो आपको कुछ रिजल्ट इसमें दिखाई देगा और वो रिजल्ट क्या होगा आइए देख लेते हैं। जैसे ही मैं इस पे प्ले करता हूँ, आप देखेंगे कि मेरा जो क्यूब है वो नीचे की तरफ गिर गया। ये क्यूब तब तक नीचे गिरता चला जाएगा जब तक कि इसे कोई सरफेस ना मिल जाए रुकने के लिए। तो मैं इसको वापस पीछे की तरफ करता हूँ एनिमेशन को। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि ये मेरा जो क्यूब है इस पे रिजिड बॉडी का इस्तेमाल करते ही ये नीचे क्यों गिरने लगा। तो यहाँ पे जो मेरा क्यूब है रिजिड बॉडी फिजिक्स का इस्तेमाल करते ही ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है और हमारे चारों तरफ की चीज़ों में जब तक उस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लगता है, वो सबसे पहले नीचे की तरफ गिरता है, यानी ज़मीन की तरफ गिरता है, इसलिए इसमें ये क्यूब नीचे की तरफ गिरने लगा। सबसे पहली सिचुएशन ये होती है कि कोई भी चीज़ हमारी गति की अवस्था में है या फिर कोई भी चीज़ हमारी बिल्कुल स्थिर अवस्था में एक जगह पे फिक्स है। तो इस टैब में जो सबसे पहला ऑप्शन हमें दिया है, उसमें उसका टाइप ही यहाँ पे हमें मेंशन करना है। इसमें हमें 2 तरह के टाइप दिए गए हैं, एक्टिव और पैसिव। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है या गति कर रहा है, तो वो उस समय एक्टिव पोजीशन में रहेगा। और या फिर हमें किसी भी चीज़ को अगर फिक्स एक जगह पे रखना है, स्थिर रखना है, तो हम इसको यहाँ से पैसिव सेलेक्ट करके उसको एक जगह पे स्थिर रख सकते हैं। तो क्योंकि हमारा जो क्यूब है वो ऊपर से नीचे की तरफ मुझे गिरता हुआ दिखाना है, इसलिए मैंने इसको एक्टिव सिचुएशन में रखा हुआ है। अब मैं सिंपली यहाँ से एक प्लेन लेता हूँ और इसको थोड़ा-सा स्केल कर लेता हूँ। थोड़ा और स्केल करूँगा। इस क्यूब को उठा के मैं थोड़ा-सा साइड में कर देता हूँ और इस क्यूब पे मैंने रिजिड बॉडी फिजिक्स इस्तेमाल कर रखी है। तो आइए सबसे पहले प्ले करके देख लेते हैं। जैसे ही मैं प्ले करूँगा आप देखेंगे कि मेरा जो क्यूब है वो प्लेन में से होके पार निकल जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो क्यूब है वो इस प्लेन के ऊपर रुक जाए। उसके लिए मुझे सबसे पहले रिजिड बॉडी इसमें इस्तेमाल करना होगा। तो रिजिड बॉडी इस्तेमाल करते ही हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है वो ठोस बन जाएगा। क्लिक करके इसको इस्तेमाल करूँगा। तो अभी आपने देखा कि इस क्यूब में भी मैंने ये रिजिड बॉडी इस्तेमाल किया और इस प्लेन में भी मैंने ये रिजिड बॉडी इस्तेमाल किया है। तो अभी मैंने इसमें कोई भी सेटिंग नहीं की है। जैसे मैं प्ले पे क्लिक करूँगा ये दोनों की दोनों चीज़ें नीचे की तरफ गिरने लगेगी। अब ये क्यूब तो मुझे बिल्कुल नीचे की तरफ गिराना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये प्लेन जो है वो मेरा स्थिर हो जाए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्थिर करने के लिए मुझे यहाँ पे पैसिव सेलेक्ट करना होगा और अब मेरा ये जो प्लेन है यहाँ पे बिल्कुल फिक्स हो जाएगा और ये कहीं पे भी मूव नहीं होगा। और जैसे ही मैं इसमें एनिमेशन प्ले करूँगा, आप देखेंगे कि मेरा जो बॉक्स है अब इस सॉलिड प्लेन पे रुक जाएगा। यहाँ से हम एनिमेशन को पकड़ के पीछे की तरफ खींचेंगे तो वापस हमारी एनिमेशन बैक हो जाएगी। सबसे पहले इस क्यूब को थोड़ा-सा तिरछा कर लेते हैं, आर दबा के, ताकि ये जब गिरे तो थोड़ा अच्छे तरीके से हमें दिखाई दे। एक बार और इसको प्ले करके देख लेते हैं। अगर आप इस बार देखेंगे तो इसमें ये जो क्यूब है वो कुछ अलग तरीके से इसमें गिर के सामने आएगा। तो इस तरीके से ये जो फिजिक्स है ये ऑटोमेटिकली काम करती है हमारे चारों तरफ के एनवायरनमेंट के हिसाब से। इसको थोड़ा-सा मैं बीच में कर लेता हूँ। टॉप व्यू दबाऊँगा 7 और यहाँ पे इसको थोड़ा-सा मिडल में कर लेता हूँ। अब हम चाहते हैं कि इसके सारे के सारे क्यूब सेपरेट हो जाएँ। अब यहाँ पे मैं इसमें रिजिड बॉडी पहले ही इस्तेमाल कर चुका हूँ, तो अब अगर मैं इसमें टैब दबा के इसके सारे क्यूब सेपरेट करूँगा, अगर आपके ये सारे क्यूब सेलेक्ट नहीं है तो ए दबा के इनको सेलेक्ट कर सकते हैं और पी दबाएँ और बाय लूज़ पार्ट से इनको सेपरेट करेंगे तो ये सारे सेपरेट हो जाएँगे। अब टैब दबा के बाहर आएँगे।
आप देख सकते हैं इसमें सारे के सारे इसमें क्यूब सेपरेट हो चुके हैं। रिजिड बॉडी मैं इसमें पहले ही इस्तेमाल कर चुका था, तो इसलिए जितने भी इसमें क्यूब हैं उन सभी में ये रिजिड बॉडी अब ऑटोमेटिकली अप्लाई हो चुका है। अब अगर मैं इसको प्ले करूंगा तो आप देखेंगे कि ये इसमें कुछ अलग टाइप से गिर के सामने आ रहा है। ये सारे के सारे क्यूब बिखर तो रहे हैं, लेकिन एक अच्छी तरीके से नहीं बिखर रहे हैं जिस तरीके से नॉर्मली होना चाहिए। तो उसका रीज़न क्या है ये देख लेते हैं। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो इसमें आपको एक छोटा-सा पॉइंट दिखाई देगा जिसको हम ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। ये जो ओरिजिन पॉइंट है अभी सारे क्यूब के लिए एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है। यानी सभी क्यूब के लिए ये एक ही हमारा ओरिजिन पॉइंट है। अगर हमें अपनी एनिमेशन को और अच्छा बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जितने भी हमारे क्यूब हैं, उन सभी के अलग-अलग हमें ओरिजिन पॉइंट्स बनाने होंगे। जब सारे के सारे क्यूब के अलग-अलग ओरिजिन पॉइंट हो जाएँगे, तो ये हर एक क्यूब एक इंडिविजुअली स्वतंत्रता से चारों तरफ अपने हिसाब से गिरना शुरू कर देगा। तो उसके लिए पूरी की पूरी क्यूब को सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएँगे, सेट ओरिजिन में जाके ओरिजिन टू ज्योमेट्री यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इस पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि अब बहुत सारे ओरिजिन पॉइंट्स बन चुके हैं, यानी कि हर एक क्यूब का एक अलग-अलग ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे बन के मेरे सामने आ चुका है। अब अगर मैं इसमें एनिमेशन को प्ले करूँगा, तो आप देखेंगे कि इसमें एक अच्छी तरीके से मेरे सामने ये बिखर के सामने आएँगे। तो ये थी हमारे सामने कंडीशन जिसमें हमने सबसे पहले रिजिड बॉडी का इस्तेमाल किया और उसके बाद ये सारे के सारे क्यूब इसमें सेपरेट किए। आइए अब देख लेते हैं कि अगर हम सारे के सारे क्यूब को सेपरेट कर लें और उसके बाद इसमें रिजिड बॉडी का इस्तेमाल करें, तब इसमें क्या इफ़ेक्ट आता है। उसके लिए मैं इस क्यूब को सेलेक्ट करूँगा, इसको बीच में करके और यहाँ से टैब दबा के मैं चलते हैं एडिट मोड में, पी दबाएँगे और बाय लूज़ पार्ट करके इनको सेपरेट कर लेते हैं। टैब दबा के वापस चलते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। अब हमारे सारे के सारे क्यूब यहाँ पे सेपरेट हो चुके हैं। अब इसमें जो मेन चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर मैं इस सारे के सारे क्यूब को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसमें रिजिड बॉडी का इस्तेमाल करूँगा, तो आप देखेंगे रिजिड बॉडी इसमें अप्लाई तो हो रही है, लेकिन जैसे ही मैं इसमें एनिमेशन पे प्ले करूँगा, इसमें केवल एक ही क्यूब है जो मेरा इसमें से गिरेगा जिसमें ये एनिमेशन इस्तेमाल हुई है, बाकी के सारे क्यूब मेरे ऊपर ही रह जाएँगे। इसका क्या रीज़न है ये जान लेते हैं। तो एक चीज़ जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है कि रिजिड बॉडी को हम एक बार में एक ही ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। जिस समय हमने इस पूरी क्यूब पे ये अप्लाई किया था, उस समय ये सारे ऑब्जेक्ट एक साथ कनेक्टेड थे और ये पूरा का पूरा एक ही ऑब्जेक्ट था। और जैसे ही हमने इसको सेपरेट किया, सारी की सारी सेटिंग्स उसकी क्यूब में अप्लाई हो गई। तो फिलहाल के लिए मैं इस क्यूब को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर हमें सभी ऑब्जेक्ट में एक साथ रिजिड बॉडी इस्तेमाल करनी है तो उसके 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि इसमें से कोई भी एक क्यूब को सेलेक्ट करें, उसमें रिजिड बॉडी यहाँ से इस्तेमाल करें। ध्यान रहे कि वो क्यूब सेलेक्टेड होनी चाहिए। सारे के सारे क्यूब को दोबारा से सेलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाएँ, रिजिड बॉडी का जो ऑप्शन है वो आपको इसमें दिखेगा और यहाँ से इसके नीचे जाएँगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी फ्रॉम एक्टिव। कॉपी फ्रॉम एक्टिव का मतलब है कि जिस क्यूब में मैंने अभी-अभी रिजिड बॉडी इस्तेमाल किया है, उसकी सारी सेटिंग मेरे बाकी के सभी क्यूब में एक्टिव हो जाए। तो मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूँगा, मेरे एक्टिव वाले ऑब्जेक्ट से सारी सेटिंग बाकी के ऑब्जेक्ट में कॉपी हो जाएगी। अब आप किसी भी क्यूब को सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि रिजिड बॉडी मेरी सभी में अप्लाई हो चुकी है और यहाँ पे वो आ रही है। अब इस क्यूब को अगर मैं यहाँ पे प्ले करूँगा, तो आप देखेंगे कि ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट अलग-अलग बिखर जाएँगे। अब सेम सिचुएशन इसमें यही आ रही है कि इसमें एक सिंगल ओरिजिन है, मुझे सभी का अलग-अलग ओरिजिन चाहिए तो मैं सभी को दोबारा से सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा और सेट ओरिजिन पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट टू ज्योमेट्री करूँगा, तो मेरे सारे के सारे ओरिजिन अलग-अलग बन जाएँगे। अब मेरे जो ऑब्जेक्ट हैं वो अलग-अलग इंडिविजुअली इसमें नीचे गिरेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी एनिमेशन को यहाँ पे बना सकते हैं बड़ी आसानी से। सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, इसमें रिजिड बॉडी पे क्लिक करना है और प्लेन को यहाँ पे पैसिव मोड देना है और जितने भी क्यूब हैं वो सभी की सभी के अंदर हमारा जो रिजिड बॉडी है वो एप्लीकेबल होना चाहिए एक्टिव पोजीशन में। उसके बाद जैसे ही हम ये एनिमेशन यूज़ करेंगे, ये हमारी तैयार हो जाएगी। अगर हम इस एनिमेशन की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, आप देखेंगे कि ये बहुत ही धीरे गिर रही है। तो हमारे पास एक
दूसरा टैब है जिसका नाम है सीन प्रॉपर्टीज। हमें सिंपली इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे भी हमारे सामने एक रिजिड बॉडी वर्ड सामने आएगा। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसके अंदर भी बहुत सारी सेटिंग्स मेरे सामने आई, जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, रिजिड बॉडी वर्ड। आइए सबसे पहले इन दोनों में डिफरेंस जान लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हमारा रिजिड बॉडी वर्ड है ग्लोबली काम करता है और जो भी सेटिंग हम यहाँ करेंगे वो सभी के सभी ऑब्जेक्ट में अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं स्पीड को बढ़ाना चाहता हूँ तो स्पीड मुझे सिंपली यहाँ पे 5 करनी है और आप देखेंगे कि अब ये कितनी फास्ट तरीके से इस पे गिर रहा है। तो इस तरीके से हम अपनी एनिमेशन को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये क्यूब नीचे की तरफ गिर रहा है इसकी ग्रेविटी की वजह से, तो इसमें हमारे पास एक ग्रेविटी का भी ऑप्शन है जहाँ से हम इसकी ग्रेविटी को चेंज करते हैं। ये सारे के सारे ऑप्शंस को मैं आपको वन बाय वन डिटेल में समझाऊंगा जब हम फिजिक्स एनिमेशन की डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। फिजिक्स एनिमेशन को और अच्छे से समझने के लिए हम इस तरह का एक एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम आ चुके हैं अपने ब्लेंडर की स्क्रीन पे। तो फिलहाल के लिए मैं सभी को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। तो इस तरह के एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी एक टॉरस की। तो शिफ्ट ए दबाऊंगा मैं और यहां से ले लूंगा अपना एक टॉरस। इस टॉरस को अब एक्स या वाई एक्सिस पे हम 90 डिग्री पे घुमाएंगे। तो उसके लिए मैं आर दबाऊंगा और वाई एक्सिस पे अगर मुझे घुमाना है तो वाई दबाऊंगा और 90 टाइप करते ही मेरा ये 90 डिग्री पे घूम जाएगा। अब मुझे इसको एक चैन की शेप देना है तो उसके लिए मुझे इसके एडिट मोड में जाना पड़ेगा। इसको सेलेक्ट करूंगा, टैब दबा के चलते हैं एडिट मोड में। यहाँ पे मैं इसके आधे हिस्से को सेलेक्ट करके ऊपर की तरफ करने की कोशिश करूंगा। तो आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ ऐसे सेलेक्ट करता हूँ तो ये पीछे से यहाँ पे सेलेक्ट नहीं होगा। तो उसके लिए चलते हैं अपने वायर फ्रेम मोड में और वायर फ्रेम मोड में आते ही हम जैसे ही इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे दोनों तरफ से ये सेलेक्ट हो जाएगा। इसका फ्रंट व्यू देखने के लिए मैं नम पैड से 3 प्रेस करूंगा और अब मैं यहाँ से इसके आधे हिस्से को सेलेक्ट करूंगा। मूव बटन पे क्लिक करके मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लेता हूँ ताकि ये मेरा एक जंजीर की तरह शेप में आ जाए। तो ये मेरी एक जंजीर की कड़ी आ चुकी है। अब मैं दूसरी कड़ी अगर बनाना चाहता हूँ तो मैं इसको ए दबा के सेलेक्ट करूंगा। अब मुझे इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी चाहिए तो मैं शिफ्ट डी दबाऊंगा, इससे मुझे एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी। अब मुझे ऊपर की साइड ले जाना है तो मैं जेड दबाऊंगा, जिससे ये अगर मैं इसे ऊपर की तरफ ले जाऊं तो इधर उधर ना हिले। अब ये बिल्कुल सीधा ऊपर की साइड जाएगा। यहाँ पे जाके मैं इसको एक क्लिक करूंगा और ये यहाँ पे मेरा दूसरा डुप्लीकेट बन के आ जाएगा। अब मुझे इसे चैन की शेप देने के लिए 90 डिग्री पे घुमाना पड़ेगा। तो मैं घुमाने के लिए आर दबाऊंगा, उसके बाद जेड डायरेक्शन में घुमाना है तो जेड दबाऊंगा और इसको 90 डिग्री पे घुमा के एंटर मारूंगा तो ये मेरा एक चैन की शेप बन के आ जाएगी। अब मैं फिर से शेडिंग मोड में आता हूँ और मैं टैब दबा के वापस चलते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। इस कड़ी को अगर मुझे लंबा करना है तो मैं एरे की हेल्प लूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से चलते हैं एरे पे। अब मुझे कड़ी ऊपर की साइड ले जानी है तो मैं रिलेटिव ऑफसेट में इसको नीचे ऊपर जहां भी चाहूं ले जा सकता हूँ। फोकस में लाने के लिए मैं होम पे क्लिक करूंगा ताकि ये दोनों फोकस में आ जाएं। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे की साइड एरो की मदद से लाने की कोशिश करूंगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये परफेक्टली शेप में नहीं आ रही है, ये मुझे हल्का सा ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा इस पे लाके एरो में। अगर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करने की कोशिश करूंगा तो आप देखेंगे ये बहुत जल्दी ऊपर नीचे हो रहा है। अगर इसको स्मूथली मुझे ऊपर नीचे लाना है उसके लिए मैं शिफ्ट दबाऊंगा और शिफ्ट दबाते ही ये बड़े आराम से ऊपर नीचे जाएगी और मैं जहां भी चाहूँ इसको आराम से सेट कर सकता हूँ। तो मुझे जितनी ज़रूरत है उतने पे लाके मैं इसको यहाँ पे छोड़ दूंगा और ये मेरी दूसरी कड़ी इसके साथ जुड़ के आ जाएगी। अब मुझे जितने भी काउंट इसमें चाहिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और मेरे ये काउंट ऊपर की साइड बढ़ते चले जाएंगे। तो ये मेरी एक जंजीर बन के सामने आ चुकी है और इसमें एक काउंट कम कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड ले जाने के लिए मूव कर देते हैं। अब ये पूरी की पूरी एक जंजीर है जो कि एक एरे की मदद से बनी हुई है। तो मैं इसको यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और सबसे पहले मैं इसको अप्लाई कर दूंगा यहाँ पे। अब ये सारी की सारी कड़ी आपस में जॉइंट है तो मैं यहाँ से इनको कर लेता हूँ सेपरेट। सेपरेट करने के लिए मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, टैब दबा के चलते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, ए दबा के सभी को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसको सेपरेट करने के लिए पी दबाएंगे और बाय लूज पार्ट करते ही ये सारी की सारी कड़ियाँ आपस में सेपरेट हो जाएंगी। टैब दबा के वापस आएंगे।
अब हम इंडिविजुअली इसमें जिस व्यू चाहें वहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब टाइम आता है इसमें एनिमेशन लगाने का, तो नीचे से हम इसको हल्का-सा ऊपर कर लेते हैं। तो इसमें फिजिक्स अप्लाई करने के लिए दोबारा से हम चलते हैं फिजिक्स प्रॉपर्टी टैब में और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे इसमें रिजिड बॉडी फिजिक्स। जैसे ही मैं रिजिड बॉडी पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे हमारे सामने ये टैब बन के आ चुका है। तो अभी आप देख रहे हैं कि इसमें कोई भी चेन सेलेक्टेड नहीं है, तो जो भी मैंने फिजिक्स इसमें अप्लाई की वो यहाँ पे किसी में भी एप्लीकेबल नहीं हुई है। एक चीज का विशेष ध्यान देना है, अगर आप मल्टीपल चीजों को पकड़ के सेलेक्ट करके अगर इसमें रिजिड बॉडी अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो रिजिड बॉडी इसमें कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगी। उसके लिए पहले आपको किसी एक चेन में सेलेक्ट करके इसको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके साथ जुड़े हुए जितने भी ऑब्जेक्ट्स में इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले उसको सेलेक्ट करें जिसमें आपने ये रिजिड बॉडी पहले से अप्लाई की हुई है। साथ में जितने भी आपके ऑब्जेक्ट हैं सभी को सेलेक्ट करें जिसमें वो एप्लीकेबल करनी है। उसके बाद जाना है आपको ऑब्जेक्ट मोड में। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी में जाके यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉपी फ्रॉम एक्टिव। तो जो भी चेन हमारी एक्टिव होगी उसमें से सारी सेटिंग्स हमारी ऊपर की चेन में अप्लाई हो जाएगी। और एक चीज का विशेष ध्यान दें, जो भी चीज एक्टिव होगी वो यहाँ पे हल्की सी येलो हमको दिखाई देगी। तो जैसे ही मैं कॉपी फ्रॉम एक्टिव पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे कि ये चीज अभी एक्टिव है। अब सभी में ये मेरा अप्लाई हो चुका है। अब मैं अगर इसको वन बाय वन सेलेक्ट करने की कोशिश करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर रिजिड बॉडी ऑलरेडी सभी में आ रहा है। तो इसका मतलब अब मेरा इसमें ये रिजिड बॉडी एप्लीकेबल हो चुका है सभी चेन। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि अभी इसमें किस तरह का मूवमेंट होता है। जैसे ही मैं इसमें प्ले का बटन दबाऊंगा, आप देखेंगे कि इसमें सारे के सारे जितने भी इसमें कड़ी हैं वो इधर उधर भाग रही हैं और उसके बाद नीचे की तरफ गिर रही हैं। इसका रीज़न ये है कि अभी हमारे पास जो सेंटर है वो सारी की सारी जितनी भी कड़ी हैं उनके लिए एक ही जगह पे है, यहाँ पे नीचे की तरफ। ये पूरे वर्ड का जो सेंटर है वो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अब मुझे जितनी भी कड़ी हैं अगर सभी में अलग-अलग सेंटर चाहिए तो उसके लिए पहले सभी को सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएँगे और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ओरिजिन टू ज्योमेट्री। ओरिजिन टू ज्योमेट्री पे क्लिक करते ही सेंटर है वो सभी का चेंज हो चुका है और एक हर एक में एक छोटा-छोटा ओरिजिन बन के मेरे सामने आ चुका है। अब मैं अगर इसको प्ले करके देखूँगा तो आप देखेंगे कि इसकी जो अब ब्रेक होने की जो एक कंडीशन है वो चेंज हो चुकी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सारे के सारे एक साथ अटैच रहें। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं सभी को सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। अभी आप देख रहे हैं कि इसमें ये वाली जो चेन है ये इस समय एक्टिव है, तो जो भी चीज़ मैं इसमें अप्लाई करूँगा वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसमें अप्लाई होगी। उसके बाद मैं यहाँ से इन सभी में उनको अप्लाई कर सकता हूँ। तो पहले मैं इस वाली चीज़ में यहाँ पे कन्वर्ट हॉल से इसमें मैश को सेलेक्ट करूंगा। अब ये मैश को मैंने क्यों सेलेक्ट किया ये जान लीजिए। यहाँ पे हमारे पास में एक ऑप्शन है कोलिजन्स का। तो कोलिजन्स में हमें बताना होता है कि फिजिक्स हम जिस भी चीज में अप्लाई कर रहे हैं वो जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह का ऑब्जेक्ट है। अगर वो जालनुमा ऑब्जेक्ट है तो हम उस वहां पे मैश सेलेक्ट करेंगे। अगर वो क्यूब है तो बॉक्स सेलेक्ट करेंगे। स्फेयर है तो स्फेयर सेलेक्ट करेंगे। अब इनको सेलेक्ट करने से क्या फायदा होता है ये भी जान लीजिए। अगर मैं बॉक्स सेलेक्ट करूंगा तो वो एकदम बॉक्स की तरह ट्रीट करेगा, बॉक्स की तरह अपना एनिमेशन करेगा और जब वो नीचे गिरेगा तो बिल्कुल बॉक्स की तरह वो उसको अप्लाई करेगा। और स्फेयर में वो स्फेयर की तरह अप्लाई करेगा। और अगर मैंने मैश यहाँ पे सेलेक्ट किया है तो अब ये बिल्कुल इसमें जो जाल होता है, एक चेन होती है उसकी तरह इसमें एप्लीकेबल होगा। और जैसे ही मैंने ये सेटिंग यहाँ पे अप्लाई की, ये केवल इस एक में जो मेरी एक्टिव है वहाँ पे अप्लाई हुई है, बाकी की चेन में अभी ये अप्लाई नहीं हुई है। तो बाकी की चेन में अगर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से जाऊँगा रिजिड बॉडी और कॉपी फ्रॉम एक्टिव पे क्लिक करके अब मेरी सभी में ये सेटिंग मैश बन के आ जाएगी। अब मेरी जो जंजीर है वो अब बन चुकी है। अब मैं इसको अगर प्ले करूँगा तो आप देखेंगे कि सारी की सारी चेन अब मेरी काम कर रही है और वो एक साथ जुड़ के नीचे की तरफ गिर रही है। तो जैसा कि रिजिड बॉडी का एक नेचर है कि नॉर्मली हमारे आसपास कोई भी चीज अगर गिरती है तो वो सबसे पहले वो नीचे की तरफ गिरेगी और वो तब तक नीचे गिरती चली जाएगी जब तक कि उसे कोई सरफेस ना मिल जाए रोकने के लिए। तो मैं सबसे पहले इसमें एक सरफेस बना लेता हूँ प्लेन। एस दबा के उसको स्केल करके बड़ा कर लेते हैं ताकि जो हमारी जंजीर है वो अब इस पे आके गिर जाए। अभी मैंने प्लेन में कोई भी फिजिक्स अप्लाई नहीं की है और अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये मेरा ऑब्जेक्ट में से पार निकल जाएगा। तो सबसे पहले मुझे इस ऑब्जेक्ट को ठोस बनाना होगा और मैं रिजिड बॉडी पे क्लिक करूंगा और ये मेरा ऑब्जेक्ट अब ठोस बन चुका है। तो अगर मुझे ये यहाँ पे स्थिर करना है तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको पैसिव सेलेक्ट करूंगा और ये मेरा जो प्लेन है अब वो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। और जैसे मैं प्ले करूंगा आप देखेंगे कि यहाँ पे जो जंजीर है
वो किस तरीके से एक जो हमारा नेचुरल जंजीर गिरती है, उसकी शेप में यहाँ पे गिर रही है। तो यहाँ पे जो हमारी एनिमेशन है, ये अभी तक बिल्कुल परफेक्ट जा रही है। अब मुझे इसमें नीचे की तरफ एक स्फीयर ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी। स्फीयर ऐड करने के लिए एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट में स्फीयर ऐड नहीं करूँगा, क्योंकि वो एक दूसरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर वो मैंने यहाँ पे ऐड किया तो वो नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए मैं जो सबसे नीचे वाली जो जंजीर है, इसको सेलेक्ट करूँगा और टैब दबाऊँगा, और टैब दबाते ही मैं इसके एडिट मोड में पहुँच जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसमें स्फीयर ऐड कर दूँगा, ताकि मेरा जो स्फीयर है वो इससे कनेक्टेड हो जाए और इससे चिपका रहे। एस दबाते ही मैं इसको थोड़ा-सा स्केल कर देता हूँ और थोड़ा-सा नीचे करके मैंने अब ये इसमें एक स्फीयर ऐड कर दिया है। स्फीयर ऐड करने के बाद वापस टैब दबा के बाहर आते हैं और अब इन सभी को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको ये चीज़ प्रॉब्लम कर रही है तो आप एच दबा के इसको हाइड कर सकते हैं, और इसको सभी को सेलेक्ट करके मैं इसको थोड़ा-सा ऊपर की साइड यहाँ से ले लेता हूँ। अब अगर आप इसको फ्रंट व्यू से देखना चाहते हैं तो 1 दबाएँ, ताकि आप नीचे की तरफ जो गैप है उसको देख सकें। अब मुझे अगर जो भी चीज़ मैंने हाइड की है वो वापस लानी है, तो मैं ऑल्ट के साथ मैं एच दबाऊँगा और मेरा जो प्लेन है वो वापस आ जाएगा। तो हल्का-सा प्लेन से मैंने इसमें गैप दिया, जो ये प्लेन को टच ना करे, और बाकी की चीज़ों को मैंने इसमें थोड़ा-सा ऊपर कर दिया है। तो नेक्स्ट चीज़ जो हमारी बनाने की इसमें है, वो है हमारा क्यूब, जो एक मल्टीपल क्यूब से बनेगा एरे की मदद से, जो हम पहले भी बना चुके हैं। तो उसके लिए सिंपली हमें क्या लेना है, एक क्यूब लेना है। क्यूब को थोड़ा-सा साइड में कर लेते हैं फिलहाल के लिए, और हल्का-सा इसको ऊपर की साइड ले लेते हैं। वापस चलते हैं मॉडिफायर वाले टैब में और यहाँ से हम एरे को सेलेक्ट कर लेते हैं। एरे सेलेक्ट करने के बाद हम इसमें टोटल 7 कॉपीज़ ले लेते हैं और यहाँ पे थोड़ा-सा गैप देने के लिए 1.01 दबाएँगे और हमारा हल्का-सा गैप बन के सामने आ जाएगा। अब अगर हमें इसके डुप्लीकेट चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं इस 1.01 को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरा एक्स एक्सिस पे हो गया। यहाँ से मैं दोबारा डुप्लीकेट लूँगा और रिलेटिव पे क्लिक करके आप देखेंगे कि इसने 7 मेरी अदर कॉपीज़ इधर की साइड में बढ़ा दी हैं, लेकिन ये मुझे इधर की साइड ना जाके ग्रीन वाली एक्सिस पे चाहिए, वाई वाली एक्सिस पे। तो मैं यहाँ से इसको 0 करूँगा एक्स पे और वाई पे पेस्ट करूँगा इसकी वैल्यू, और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी। फिर से अब मुझे ये ऊपर की साइड चाहिए, तो मुझे एक और डुप्लीकेट चाहिएगा। मैं इसको मिनिमाइज़ कर दूँगा। यहाँ से मैं y की वैल्यू को 0 कर दूँगा। अब मुझे z में यानी ऊपर की साइड चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से पेस्ट करूँगा और जैसे ही एंटर मारूँगा मेरा ये क्यूब बन के सामने आ जाएगा। तो जितने भी एरे मैंने यहाँ लगाए हैं सबको अप्लाई कर देते हैं और इस क्यूब में जितने भी छोटे-छोटे क्यूब हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं। उसके लिए चलते हैं टैब दबा के एडिट मोड में, P दबाएँगे और बाय लूज़ पार्ट पे क्लिक करेंगे, तो हमारे जितने भी इसमें क्यूब हैं वो अब एक दूसरे से सेपरेट हो जाएँगे। टैब दबा के बाहर आएँगे और हमारा ये अलग-अलग क्यूब बन के आ चुके हैं। अब सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि इसमें ये जो जंजीर है और ये जो स्फीयर है, इसको इस पोजीशन में रखना है, ताकि ये यहाँ से इधर की साइड में फ़ोर्स करे और इस क्यूब पे लग के इसको यहाँ पे गिराए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं इस पूरे को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ से इसको रोटेट करने की कोशिश करूँगा तो ये अलग तरीके से रोटेट होगा, जो कि बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। उसके लिए मुझे पहले इसका एक सेंटर बनाना पड़ेगा। तो वो सेंटर मैं इसका यहाँ सबसे ऊपर की साइड में बनाऊँगा। उसके बाद उस सेंटर की मदद से इस पूरे क्यूब को मैं यहाँ पे मूव करके घुमा सकता हूँ। इसके लिए मैं 3D कर्सर का आपको ये एक साइन दिख रहा है, इस पे क्लिक करूँगा और जहाँ पे भी मुझे इसका सेंटर बनाना है उस पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे मुझे सेंटर बनाना है। उसके बाद में मैं जाऊँगा ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर। ओरिजिन टू 3D कर्सर करते ही आपने देखा कि इसमें जो छोटे-छोटे मेरे सामने ओरिजिन थे वो सब खत्म हो चुके हैं और मेरे सामने जो एक सिंगल ओरिजिन बन चुका है, जो बिल्कुल सबसे ऊपर की साइड में बन के आ रहा है। अब मैं ये पूरा का पूरा स्फीयर मेरा इसी के चारों तरफ मूव करेगा। अब मैं सिंपली R दबाऊँगा और यहाँ से R दबा के इसको यहाँ पे मूव कर सकता हूँ। जितना भी ऊपर आपको रखना है यहाँ पे रख सकते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ। आपने देखा कि ये जब हम किसी भी चीज़ को अगर एक्सिस के हिसाब से नहीं लेते हैं, तो वो एकदम टेढ़ा हो जाता है। यहाँ पे ये एकदम टेढ़ा हो गया, तो मैं इसको कंट्रोल Z मारता हूँ, R दबाऊँगा और मुझे ये एक्स पे मूव करना है, तो मैं इसको एक्स पे इस तरीके से मूव करूँगा जिससे ये बिल्कुल इधर-उधर टेढ़ा ना हो। अब आप देखेंगे कि तो ये बिल्कुल अपना पोज़ीशन में सीधा है।
तो जैसे ही आपका ये काम खत्म हो जाए, वापस यहाँ पे जाएंगे ऑब्जेक्ट में सेट ओरिजिन, ओरिजिन टू ज्योमेट्री करेंगे ताकि ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी हमारी चेन है, सबके अपने अलग अलग सेंटर वापस बन के सामने आ जाए। अब ये जो 3D कर्सर है, जहां भी हम क्लिक कर रहे हैं वहां पे ये हमारा जा रहा है। इसको वापस अपनी पोजीशन में यहाँ पे पहुंचाने के लिए सिंपली हम दबाएंगे शिफ्ट एस, दबा के रखेंगे हाथ से, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कर्सर टू वर्ड ओरिजिन। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, मेरा जो 3D कर्सर है वो अपनी पोजीशन में वापस चला जाएगा। और ध्यान रहे, जैसे ही अपनी पोजीशन में वापस जाए, तुरंत जाके सबसे पहले एरो पे क्लिक करें, जिससे आप कहीं दूसरी जगह क्लिक करने पे वो 3D कर्सर वहां पे ना जाए। और मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इस क्यूब को बीच में कर लेते हैं, तो इसके लिए मैं इस सारे के सारे क्यूब को यहाँ से सेलेक्ट करूंगा। अगर आपको ये प्लेन दिक्कत कर रहा है तो इसको H दबा के हाइड कर लेना, और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे बीच में हम यहाँ पे मूव कर देते हैं। वापस अनहाइड करने के लिए ऑल्ट H दबाएंगे और ये चीज हमारी के सामने आ जाएगी। तो आइए अब इसमें थोड़ी सी एनिमेशन को प्ले करके देखते हैं, क्या हमारी चीजें वही हैं या कुछ बिगड़ गया है। तो जैसे ही मैं इसमें इसको प्ले करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरा जो जंजीर है वो अब नीचे की साइड गिर रही है। मैं चाहता हूँ इसका ये जो सबसे टॉप वाला कॉर्नर है वो यहीं पे फिक्स हो जाए, और बाकी जितनी भी चीजें इसकी नीचे हैं ये नीचे की तरफ मूव करें और इस पे ये फोर्स डालें। तो इसको अगर मुझे यहीं पे फिक्स करना है तो मैं सिंपली पहले भी आपको बता चुका हूँ, मुझे सिर्फ इसकी कंडीशन में जाना है और एक्टिव की जगह इसको करना है यहाँ पे पैसिव। जैसे ही मैं इसको पैसिव करूंगा, आप देखेंगे कि मेरी जंजीर वहां पे फिक्स हो जाएगी और बाकी का जितना भी एरिया है मेरा वो मूव करने लगेगा। इस तरीके से आपने देखा कि मेरी जंजीर की एनिमेशन तो लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब मेरा क्यूब की एनिमेशन इसमें बची हुई है। क्यूब की एनिमेशन को सबसे पहले इसको यहाँ से मैं हाइड कर लेता हूँ ताकि ये इसमें सेलेक्ट करने में दिक्कत ना हो। अब मुझे सिंपली इसमें से एक क्यूब को सेलेक्ट करना है, और मैं जैसे इस क्यूब को सेलेक्ट करूंगा और इसमें रिजिड बॉडी अप्लाई करूंगा तो इस समय ये जो क्यूब है वो मेरी स्थिर रहेगी। तो मुझे यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना होगा पैसिव। यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी, जो आपको अलग-अलग कामों में, अलग-अलग चीज़ों में आपकी हेल्प करेंगी। फ़िलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ़ समझा देता हूँ। बाद में जब इसकी डिटेल में वीडियो बनाएँगे और डीप में बड़ी-बड़ी एनिमेशंस बना के देखेंगे, तब मैं इनको बड़ी डीप में समझाऊँगा। फ़िलहाल के लिए मैंने आपको बता दिया, कोलिजन्स में हम किसी भी तरह की एनिमेशन या जिस तरह के ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसको वहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, ताकि उसमें वो उसी तरह की एनिमेशन अप्लाई करे। फ्रिक्शन में होता है कि ये जो हमारा जो टकराव है वो कितनी तेजी से इस पे अप्लाई होगा। तो फ्रिक्शन को अगर आप इसमें चेंज करेंगे तो उसी तेजी से ये इसमें टक्कर मारेगा। फ्रिक्शन का हिंदी में मतलब होता है टकराव। नेक्स्ट हमारा बाउंसनेस है। बाउंसनेस को अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारे जो क्यूब नीचे गिरेंगे वो किस तेजी से बाउंस होंगे वो हमारा बाउंसनेस पे डिपेंड करता है। तो इसको प्रैक्टिकली आइए करके देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमें काम करना है कि अभी हमारे पास सिर्फ एक क्यूब में ये एनिमेशन अप्लाई हुई है, बाकी सभी क्यूब में अगर अप्लाई करनी है तो मैं सभी को सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, रिजिड बॉडी को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे कॉपी फ्रॉम एक्टिव करते ही मेरा सभी की सारे ऑब्जेक्ट में ये अप्लाई हो चुका है। अब वापस से मुझे ऑल्ट एच दबाना है ताकि मेरा प्लेन वापस आ जाए। आइए अब देख लेते हैं कि हमारी जो एनिमेशन है वो किस तरीके से चलती है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे प्ले करूंगा, आप देख रहे हैं कि मेरा जो क्यूब है वो इसको टच कर तो रहा है, लेकिन इस पे कोई भी अभी इफेक्ट नहीं डाल पा रहा है। पैसिव की जगह आपको यहाँ पे एक्टिव सेलेक्ट करना पड़ेगा। पैसिव मैंने आपको सिर्फ दिखाने और समझाने के लिए यहाँ पे सेलेक्ट किया था, तो आप यहाँ से सबसे पहले इसको एक्टिव सेलेक्ट करें। सबसे पहले तो इसको हाइड करेंगे और इसको हल्का सा हम सेंटर में ले लेंगे ताकि हमारा जो पोजीशन है बॉल की वो बिल्कुल क्यूब के ऊपर आके गिरे। तो उसके लिए सबसे पहले क्यूब को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको यहाँ पे एक्टिव कर लेंगे। अब जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे एक्टिव किया, बाकी के सारे क्यूब को सेलेक्ट करेंगे, रिजिड बॉडी में जाएंगे और कॉपी फ्रॉम एक्टिव करते ही हमारा इसकी सेटिंग सभी में यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। अब मैं जिसको भी यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, आप देखेंगे कि यहाँ पे ये मेरा एक्टिव पोजिशन में है। अब मैं ऑल्ट एस दबा के इसको अनहाइड कर लेता हूँ फिर से, और यहाँ पे दोबारा से इसमें अगर एनिमेशन को अप्लाई करूंगा तो आप देखेंगे किस तरीके से मेरा जो क्यूब है वो एनिमेशन से पहले ही चारों तरफ फैल गया। उसके बाद धीरे-धीरे वो नीचे की तरफ उसके जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ गिर रहे हैं। इसका क्या रीज़न है ये भी देख लीजिए। जैसा कि मैंने बताया कि जब हम एक्टिव कंडीशन में किसी चीज़ को रखते हैं तो हमेशा वो मूवमेंट करती है, और यहाँ पे ये जो मूवमेंट हो रहा है इसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ओरिजिन है जिसकी वजह से ये सारे के सारे क्यूब
चारों तरफ मूव कर रहे हैं और ये ओरिजिन हमारा पूरे वर्ल्ड के लिए होता है। इस वजह से जो हमारा क्यूब है वो चारों तरफ इस पूरे एनवायरनमेंट में फैल रहा है। अब हम चाहते हैं कि हर एक क्यूब का जो ये ओरिजिन पॉइंट है वो इंडिविजुअली सबका अलग-अलग हो जाए, जिस तरह हमने चेन का किया था, और इंडिविजुअली वो अपने हिसाब से गिरें। इसको मुझे फिर से एच दबा के हाइड करना होगा। सभी को मैं सेलेक्ट करूंगा, ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, यहाँ सेट ओरिजिन पे क्लिक करूंगा और ओरिजिन टू ज्योमेट्री करते ही आप देखेंगे कि सारे के सारे क्यूब के मेरे यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट बन चुके हैं। अब मैं ऑल्ट एच दबा के वापस इसको अनहाइड कर देता हूँ। अब अगर मैं इसमें यहाँ पे अप्लाई करूंगा तो आप देखेंगी जैसे ही ये इसमें टकराएगी तो इसके कुछ क्यूब तो नीचे गिर रहे हैं, लेकिन बाकी ये जो क्यूब है ये इससे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। इसका क्या रीजन रह गया ये जान लीजिए। इस हमारी जो स्फेयर है इसको सेलेक्ट करेंगे तो और इसका मैस यानी इसका जो वजन है वो यहाँ पे चेक करेंगे तो वो सिर्फ मुझे 1 केजी दिखा रहा है। इसी तरीके से एक क्यूब को सेलेक्ट करेंगे तो अब यहाँ पे भी देख रहे हैं कि मेरा जो वजन है वो 1 केजी है। अब मेरी जो पूरी क्यूब है उसका वजन इस वाले बॉल से बहुत ज्यादा है, इस वजह से ये जो मेरी बॉल है वो इसको हिट करके गिरा नहीं पा रही। तो मुझे सिंपली कुछ नहीं करना, सिर्फ ये जो इसका स्फेयर है इसका जो वजन है मुझे इस क्यूब से बहुत ज्यादा करना है। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 200। अब ध्यान से एक एक चीजों को देखिए क्योंकि हर बार आपको एक नई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जैसे ही मैं इसका वजन यहाँ पे इसमें अप्लाई करता हूँ और जैसे ही इसको प्ले करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरी जो एनिमेशन है वो काम तो कर रही है, लेकिन जो मेरी जंजीर है अब वो इसमें टूट के गिर चुकी है। अब जंजीर क्यों टूट के गिरी ये भी जान लीजिए। अब आप देख सकते हैं कि जो मेरा जो स्फेयर है उसका वजन 200 केजी है, लेकिन मेरी जो जंजीर है वो कुल 1 केजी की है। और जितनी भी ये जंजीर है सबको अगर मैच किया जाए तो मुश्किल से 20-25 केजी ये इसका बैठेगा, जो इसके वजन को सहन नहीं कर पा रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपली इसमें जो इसका वजन है उसको यहाँ पे बढ़ाना होगा। तो मैं इसको कर देता हूँ 10 केजी। वजन कम से कम इसका 4 गुना होना चाहिए तभी ये इसको संभाल पाएगी। तो शिफ्ट दबाएंगे और यहाँ से एक चेन को सेलेक्ट करेंगे और एक एक करके इसको इंडिविजुअली यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज का विशेष ध्यान रहे, जो सबसे लास्ट वाली जो चेन है उसको हम अलग से सेटिंग करेंगे क्योंकि हमने उसकी सेटिंग यहाँ पे अलग रखी हुई है, उसको पैसिव मोड में रखा हुआ है। और ये जो हमारी जो सेटिंग्स हैं ये हमारी अलग हैं। तो मैं इस यहाँ से इसको एक्टिव कर लेता हूँ यहाँ पे, जो हमारा 10 केजी है, और ये सारे के सारे बाकियों में यहाँ पे इसको अप्लाई कर देगा। उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा वहीं पे रिजिड बॉडी में और यहाँ पे मैं इसको करूँगा कॉपी फ्रॉम एक्टिव। अब इसकी जो सेटिंग है वो यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें अप्लाई हो चुकी है। तो मेरा जो स्फेयर है वो इसके साथ में जॉइंट है, तो इसका टोटल वजन इससे 200 से ऊपर हो चुका है। और बाकी की जो चेन है उसकी सारी सेटिंग्स आप देख चुके हैं कि यहाँ पे 10 केजी की हो चुकी है। अब मेरा जो सबसे ऊपर वाला है इसको सेलेक्ट करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे पैसिव मेरा पे सिलेक्टेड है और यहाँ पे मेरे को मैश सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसको यहाँ पे अगर प्ले करूंगा तो आप देखेंगे कि ये क्यूब को टक्कर मारेगा और उसके बहुत सारे क्यूब को नीचे की तरफ गिरा देगा। अगर आपको जो इसका टकराव है वो थोड़ा और तेजी से कराना है तो उसके लिए मुझे सिंपली क्या करना होगा कि मुझे यहाँ से सिर्फ इसका जो फ्रिक्शन है जिसको हिंदी में टकराव बोलते हैं इसको थोड़ा सा तेज करना है। और जैसे ही मैं इसको प्ले करूंगा आप देखेंगे जो मेरा टकराव है थोड़ा फास्ट होगा और इसको और तेजी से क्यूबों को बाहर की तरफ फेंक देगा। इसमें जो क्यूब हैं अगर मुझे थोड़ा सा और बाउंस करके नीचे की साइड गिराने हैं तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा और बाउंस रेट बढ़ा दूंगा इसका, और आप देखेंगे कि अब जो आसपास के क्यूब हैं वो बहुत तेजी से बाउंस करेंगे और इधर-उधर गिरने में काफी बाउंसिंग में हमारे सामने आएंगे। इस तरीके से इन सेटिंग से आप काफी हद तक चेंजमेंट कर सकते हैं। अगर आप इसका जो वजन है आप यहाँ पे और बढ़ा सकते हैं। अगर मैं इसको 300 केजी कर दूंगा अब ये क्यूब को और तेजी से मारेगा और इस तरीके से ये पूरे क्यूब को और तेजी से आगे की साइड ये ब्लॉक नीचे गिरेंगे। अब इसमें जो मेन चीज है यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सीन प्रॉपर्टी। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारी सेटिंग्स मिलेंगी जिनसे आप अपनी एनिमेशन को काफी हद तक चेंज कर सकते हैं। सबसे पहली इसमें ग्रेविटी मिलेगी। आपने देखा कि कोई भी चीज को अगर हम एक्टिव पोजीशन में रख रहे थे वो नीचे की साइड में जा रही थी। इसका रीजन ये है क्योंकि हमारा जेड डायरेक्शन पे -9.8 मीटर पर स्क्वायर यहाँ पे सेलेक्टेड है। अगर हमें ग्रेविटी इधर की साइड चाहिए या फिर
रेड वाले एक्सिस यानी एक्स एक्सिस पे चाहिए तो हम इसको यहाँ से हटा के ऊपर जहाँ भी हमें ज़रूरत है वहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें रिजिड बॉडी का एक ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है रिजिड बॉडी वर्ड। अगर मुझे यहाँ से इसकी स्पीड बढ़ानी है, तो जैसे ही मैंने इसकी स्पीड को 5.00 किया और जैसे ही मैं इसको प्ले करता हूँ, आप देखेंगे मेरी चेन यहाँ पे टूट के गिर चुकी है। ये चैलेंज आपके सामने भी आ सकते हैं, इसका क्या रीज़न है ये भी जान लेते हैं। जैसे ही मैंने इसमें स्पीड को अप्लाई किया, जो सबसे पहली मेरी कड़ी है वो अभी इसमें यहाँ पे पैसिव कंडीशन में है और बाकी की जितनी भी चेन थी मेरी सारी एक्टिव कंडीशन में थी। तो जब तक इसमें कोई स्पीड यहाँ पे अप्लाई नहीं हुई थी, तब तक इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही इसमें स्पीड मैंने 5 की तो ये इसमें इसको वजन को नीचे की तरफ इसने फोर्स किया स्पीड की वजह से, और ये जो चेन है यहाँ पे ये इसने ब्रेक कर दी। तो इसका क्या सॉल्यूशन है ये जान लीजिए। मुझे सिंपली सिर्फ इसको सेलेक्ट करना है, अपने पार्टिकल ऑप्शन में जाना है। आप देखेंगे कि यहाँ पे ये पैसिव कंडीशन है, तो मुझे ये वापस एक्टिव कंडीशन में करनी है और इसके नीचे मुझे 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, डायनामिक और एनिमेटेड। अगर मैं इसमें से ये जो डायनामिक है इसको यहाँ पे हटा दूंगा और अब इसको यहाँ पे अप्लाई करूंगा, तो आप देखेंगे कि मेरी जो चेन है काम करने लगी है और बिल्कुल अपनी जगह पे फिक्स्ड है। ये सब क्यों हुआ ये जान लीजिए। जब भी हमारी कोई चेन यहाँ पे पैसिव कंडीशन में होती है और हमें कोई स्पीड की जरूरत नहीं होती, तब हम यहाँ पे इसमें पैसिव सेलेक्ट करेंगे। और अगर हमें किसी भी चीज को स्थिर रखना है तो पैसिव से भी अच्छा, सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि उसमें जो भी हम फिजिक्स इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आप यहाँ से रिमूव करते हैं। डायनेमिक पे अगर हम इसको चेक करेंगे तो यानी कि हम इसमें फिजिक्स अप्लाई कर रहे हैं, डायनेमिक को अगर हम यहाँ से हटा देंगे तो हमारी जो फिजिक्स है अब इसमें एप्लीकेबल नहीं हो रही है। अब इसमें फिजिक्स एप्लीकेबल नहीं हो रही है, लेकिन अभी भी ये एक सॉलिड है, इसलिए ये इस चेन को फिर रोके रखेगा। तो इस तरीके से आप डायनामिक के टिक को हटा के किसी भी चीज को आप स्थिर रख सकते हैं अगर आपको मजबूती से रखना है तो। अब अगर मैं इसमें प्ले करके देखूंगा तो यहाँ पे मेरी जो चैन है वो इसको अच्छी तरीके से तोड़ देगी और यहाँ पे मेरे सामने ये मजबूती से टिकी रहेगी। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखें, कभी भी अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे तो उससे इसमें ज्यादा फोर्स लगेगा और ज्यादा इसमें खिंचाव पड़ेगा, जिसकी वजह से मेरी ये चेन टूट सकती है। तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे इसका जो वजन है, मास है, वो यहाँ पे चेंज करना होगा। 1 केजी है तो 1 रखना है, 2 केजी है तो 2 रखना है। तो आई होप आपको फिजिक्स में रिजिड बॉडी बड़े आसानी से समझ में आ चुकी होगी। आगे आने वाले टाइम में हम जानेंगे कि फिजिक्स की मदद से हम बहुत सारी ऐसी चीजें बना सकते हैं जो हम केवल हॉलीवुड मूवीज में देखते हैं। अपनी किसी भी वीडियो को आप मोबाइल से या फिर अपने कैमरे से शूट करके उसमें ऐसी ऐसी चीजों को दिखा सकते हैं जो बिल्कुल हॉलीवुड की तरह लगेगा। तो मेरे सारे के सारे एपिसोड को बड़ी बारीकी से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि आप इसमें बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे इसकी और मेरे हर एक एपिसोड को फॉलो करते रहेंगे। आप सिंपली मुझे अगर इसको कलर करना है तो मैं चलता हूँ शेडिंग मोड में। शेडिंग मोड में जाके मेरा ये हाईलाइट हो जाएगा। अगर मुझे क्यूब को यहाँ पे कलर करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा लिंक मटेरियल्स, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा सबसे पहले मैं प्लेन को हाइड कर लेता हूँ, एच दबाऊंगा, प्लेन हाइड हो जाएगा। नई विंडो ओपन कर लेता हूँ एसिड ब्राउजर की। ये मेरा एसिड ब्राउजर है। एसिड ब्राउजर पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे मेरे सामने कुछ ऑप्शन आएंगे। एसिड ब्राउजर में मटेरियल्स कैसे ऐड करते हैं, कैसे अपने प्रोजेक्ट को इस्तेमाल करते हैं, ये सारी वीडियो मैं पहले ही बता चुका हूँ, बार बार आपको नहीं बताऊंगा। आपको सिंपली यहाँ पे अपनी फाइल सेलेक्ट करनी है और जहाँ भी आपके मटेरियल्स पड़े हैं वहाँ पे आप उसको सेलेक्ट करके निकाल सकते हैं। अब मुझे सिंपली कुछ नहीं करना, जो भी मटेरियल मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। एक क्यूब को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से और इसमें ये मटेरियल अप्लाई कर देता हूँ। आपने देखा कि मेरा एक मटेरियल इसमें अप्लाई हो चुका है। अगर मुझे इस पूरे क्यूब में ये अप्लाई करना है तो मैं सिंपली इसको सेलेक्ट करूंगा। पहले इस पूरे क्यूब को अब सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल एल दबाऊंगा। कंट्रोल एल दबाते ही मेरे सामने एक ऑप्शन आएगा लिंक मटेरियल्स। लिंक मटेरियल्स पे क्लिक करते ही मेरा जो एक क्यूब में जो मटेरियल है वो सारे के सारे क्यूब में अप्लाई हो जाएगा। आप देखेंगे कि अब मेरा जो क्यूब है वो कुछ इस तरीके का बन चुका है। ऑल्ट एच दबा के मेरा ये जो प्लेन है ये आ चुका है। अगर मुझे इसमें कोई मटेरियल अप्लाई करना है तो सिंपली मैं यहाँ से इसको क्लिक करूंगा और यहाँ से मटेरियल को ड्रैग एंड ड्रॉप करते ही मेरा मटेरियल इसमें अप्लाई हो जाएगा। मटेरियल चेंज करना है तो दूसरा मटेरियल उठाऊंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा। इस तरीके से मेरा मटेरियल इसमें एप्लीकेबल हो चुका है। अगर इस स्फेयर में मुझे कोई कलर देना है तो मैं यहाँ से सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और इस तरीके से मेरा ये
मटेरियल इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से इसमें मटेरियल को अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। एसेट ब्राउज़र की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या मेरे चैनल वेब फॉर क्लिक पे जाके देख सकते हैं। इसकी स्पीड को यहाँ से चेंज कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसकी स्पीड को थोड़ा कम कर लेता हूँ, 2 कर लेता हूँ और जैसे ही मैं इसको प्ले करूँगा आप देखेंगे कि मेरा जो एनिमेशन है वो बड़े आसानी से यहाँ पे प्ले हो रहा है। इस तरीके से इन दोनों एनिमेशंस को आप प्रैक्टिस करके देखिए, आपका जो हाथ है वो फिजिक्स पे सेट हो जाएगा। अब इसमें आप लाइटिंग वगैरह ये सारी चीज़ें ऐड करना होगा और जैसे ही आप वर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका जो फाइनल एनिमेशन है वो बन के सामने आएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे अंधेरा है। सिंपल सबसे अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको बता दूं कि आप सिंपली यहाँ पे एक लाइट ले सकते हैं जिसका नाम है यहाँ पे सनलाइट। और सनलाइट को लेने के बाद में आप इसको हल्का सा ऊपर करेंगे और बल्ब का एक सिग्नेचर आपको मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्ट्रेंथ में 2 या 3 जिस हिसाब से आपको लाइट चाहिए उस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एनवायरनमेंट लाइट है वो आपका सेट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूंगा तो मेरी यहाँ पे काफी अच्छी लाइट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप शैडो हटाना चाहते हैं तो इस शैडो पे क्लिक करके हटा सकते हैं और अगर आपको इसको मूव करना है तो लाइट को मूव करके उसी हिसाब से जिस हिसाब से आप वहाँ पे दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं। कैमरा आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं और सिर्फ आपको कैमरे पे क्लिक करना है और इसको पीछे की साइड लाना है और ऊपर की साइड लाना है। 0 प्रेस करके आप देख सकते हैं कैमरे का व्यू क्या है और इसको प्ले करके आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कैमरा लगने के बाद ये किस तरीके से मुझे दिखाई देगा। लाइटिंग और कैमरे के लिए मैं आपको स्पेशल अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जो बहुत डीप में होगी जिससे ये चीज़ें आपको बड़े आसानी से समझ में आए। एक लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इसको प्ले करते हैं तो आप देखेंगे कि अभी जो मेरी एनिमेशन है उसमें थोड़ा-सा मेरे को बफरिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। उस बफरिंग को अगर मैं ठीक करना चाहता हूँ या अपनी एनिमेशन को अगर स्मूथ करना चाहता हूँ, यहाँ सीन जो है सीन प्रॉपर्टीज़ में जाके जहाँ पे मैंने आपको ऑप्शन दिया था बताया था रिजिड बॉडी वर्ड और जहाँ पे हमने ये स्पीड इसकी बढ़ा के 2 करी थी, वहाँ पे मुझे एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है बेक। जैसे ही मैं इसमें बेक पे क्लिक करूंगा, ये मेरा पूरी एनिमेशन को एक साथ बेक कर देगा यानी पूरी एनिमेशन को एक साथ सेव कर देगा मेरी मेमोरी में और अब मैं इसको प्ले करूंगा तो ये बड़े स्मूथली यहाँ पे काम करेगा। तो हमेशा कभी भी अगर आप उसको एनिमेट कर रहे हैं या रेंडर कर रहे हैं तो पहले उसको बेक जरूर कर लें। यहाँ पे बेक करने के बाद में आपकी जो रेंडरिंग है वो बहुत ही सिंपल और स्मूथ हो जाएगी। अगर आप एनिमेशन में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो पहले यहाँ से इसको डिलीट बेक करें और डिलीट बेक करते ही आपका यहाँ पे फिर से बेक का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। चेंजेस करने के बाद दोबारा से इसको बेक करें और उसके बाद आप यहाँ से इसको प्ले कर सकते हैं। और हमेशा ब्लेंडर में काम करते समय हैंड टू हैंड इसको सेव जरूर करते रहें क्योंकि ब्लेंडर में सबसे बेकार चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि ये कभी भी आपका क्रैश कर सकता है और आपका जो इतना भी मेहनत है वो मिट्टी में मिल सकती है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। If you like this video, please like, share, and subscribe.